नमस्कार है आप सभी को। कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कक्षा 11 की हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 9 या चैप्टर 9। पाठ का नाम है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में हमने समझा है कि विभिन्न विद्वानों के क्या मत है और औद्योगिक क्रांति कब से कब तक हुई। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों हुई, क्या परिस्थितियां थी और किस प्रकार से ब्रिटेन के शहर विकसित हो रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था वैश्विक लेवल पर और फिर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही थी। तो उसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 जो कि आपकी बुक जो है 198 पेज संख्या कोयला और लोहा जो अध्ययन बिंदु है वो आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे और क्या उसके बाद अंदर क्या समझाया गया है उस चीज़ को हम समझने का प्रयास है वो पाठ्यपुस्तक के पेजों के आधार पर ही करेंगे, प्रश्नों के आधार पर ही, जो कि आपकी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। देखिए हमारा पॉइंट है लोहा और कोयला या कोयला और लोहा। ये ब्रिटेन की सिचुएशन है कि ब्रिटेन की कंडीशन अच्छी है कि वहाँ पे ये सारी सामग्रियाँ हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में वहाँ पर मिल रही थी। तो इंग्लैंड यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, छपा हुआ नहीं है, तो आप इंग्लैंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लैंड इस मामले में सौभाग्यशाली था। सौभाग्यशाली यानी लकी कि वहाँ मशीनीकरण के में काम आने वाली मुख्य सामग्रियों जिसमें कोयला और लोहा या कच्चा लोहा जिसे कह सकते हैं बहुतायत में उपलब्ध था। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे कि शीशा, तांबा, रागा यानी टीन भी यहाँ पे भली मात्रा में पाए जाते थे या खूब पाए जाते थे। तो यहाँ पर ब्रिटेन की स्थितियाँ क्या है, खनिज संसाधनों के क्षेत्र में ब्रिटेन आगे है। खनिज संसाधन यहाँ पर मुख्य रूप से मौजूद है और ख़ास तौर से लोहा भी है मौजूद है और साथ में कोयला यहाँ मौजूद है। अब कोयला क्यों मौजूद है, देखिए लोहा मौजूद होना, लेकिन लोहे के साथ साथ कोयले का मौजूद होना वहाँ पर मुख्य है, कारण कि जो लोहा यहाँ प्राप्त होता है उस लोहे को शुद्ध करके यहाँ पर पिघलाया जा सकता है या उस लोहे को शुद्ध करने के लिए कोयलों के माध्यम से पिघलाने में ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस मामले में वो लकी है इंग्लैंड, या कह सकते हैं इंग्लैंड के अंदर ये सारे संसाधन हैं वो मौजूद है। दूसरी तरफ की यहाँ शीशा, तांबा और रागा अन्य दूसरी धातुएं भी यहाँ पे बखूबी मिलती है या अधिक मात्रा में मौजूद है, किंतु 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य लोहे की कमी थी। यानी ये सब वहाँ चीज़ें तो मौजूद थी, ये खनिज वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस्तेमाल योग्य लोहा यानी जो एक लोहे का वो रूप जिसमें कह सकते हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका परिष्कृत रूप है वो अभी तक सामने नहीं आया था। लोहा प्रगलन, प्रगलन से तात्पर्य है पिघलाना, ठीक है, द्रव्यभूत करना या गलाना जिसे भी कह सकते हैं, अन्य रूप में हम कह सकते हैं गलाना या गलाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो लोहा प्रगलन, ये प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर का कि लोहा प्रगलन क्या है, तो गलाना या पिघलाने की प्रक्रिया है वो लोहा प्रगलन कहलाती है। स्मेल्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा लोह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में निकाला जाता था कि इस पिघलाने की प्रक्रिया के द्वारा जो ये लोहा ऐस को उपलब्ध होता था उस लोहे को कोयलों के माध्यम से पिघलाया जाता था और उसके बाद उसमें से शुद्ध तरल धातु के रूप में लोहा है वो निकाला जाने लगा था 18वीं शताब्दी के बाद। सदियों तक इस प्रगलन प्रक्रिया के लिए काठ, कोयले या चारकोल का प्रयोग वहाँ पर होता था। चारकोल या काठ कोयला यानी लकड़ी का कोयला जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल जो है वो लोग करते थे, लेकिन इस कार्य में काफ़ी समस्याएं थी क्योंकि ये काठ कोयला है वो गर्मी या कम ताप देता था। काठ कोयला लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में टूट जाया करता था। अब जहाँ पे खनिज संसाधन मौजूद थे या जहाँ पे ये लोहा वगैरह मौजूद थे वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर ये सारी चीज़ें थी, तो ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ये काठ कोयला ले जाते थे तो इस काठ कोयला के टुकड़े हैं वो
इस प्रक्रिया में छोटे हो जाया करते थे गाड़ियों के अंदर या जिसमें भी इनको भरकर ले जाया जाता था, तो इस प्रकार से वो टुकड़े टूट जाया करते थे। इसकी अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का ही उत्पादन होता था। अशुद्धताएं यानी लोहा जो है, काठ कोयला है, उसे तापमान पर लोहा पिघलाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन लोहा पूरी तरह से पिघल कर भी जो है उच्च ताप नहीं देता था ये काठ कोयला, जिसके कारण शुद्ध लोहा है वो बाहर नहीं निकलता था, या कह सकते हैं घटिया किस्म का लोहे का ही उत्पादन हो पाता था। ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट लिए गए थे और यह उच्च तापमान भी पैदा नहीं कर सकता था। तो ये स्थितियां थी जिसके कारण ये काठ कोयला, ये चारकोल या ये लकड़ी का कोयला वहाँ पर उपयोग होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण साबित नहीं हो रहा था। इस समस्या का कई वर्षों से हल ढूंढा जा रहा था। ब्रिटेन के लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इस समस्या का निदान है वो पाया जाए, कि किस प्रकार से ऐसा कुछ मिल जाए कि उन्हें उच्च तापमान में शुद्ध लोहा प्राप्त हो सके। अंततोगत्वा श्रापशायर के एक डर्बी परिवार ने, श्रापशायर जो कि ब्रिटेन का एक शहर है, तो यहाँ के एक डर्बी परिवार फैमिली है, डर्बी फैमिली ने, जो कि स्वयं लोह उस्ताद थे, यानी उनके स्वयं के कारखाने या लोहा क्षेत्र में इनका बोलबाला था, और इस समस्या का उन्होंने हल निकाला। आधी शताब्दी के दौरान इस परिवार की 3 पीढ़ियाँ, जिसमें दादा, पिता और पुत्र, और सभी का नाम था इब्राहिम डर्बी, डर्बी फर्स्ट, डर्बी सेकंड और डर्बी थर्ड, ये आपको याद रखना है। तो दादा, पिता और पुत्र जो कि इब्राहिम डर्बी के नाम से जाने जाते थे, धातु कर्म उद्योग में उन्होंने क्रांति ला दी। अब ये स्वयं लोह उत्पाद थे, ये एक ही परिवार के सभी थे, और जिसे कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उन्होंने लोहे के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, लेकिन फिर भी उनको जो चाहिए होता था वैसा जो है स्रोत उनको नहीं मिल पाया, और अंत में श्रापशायर के इसी डर्बी परिवार ने कोई न कोई एक आविष्कार कर लिया, खोज कर ली, और वो खोज थी, देखिए कि धातुकर्म के क्षेत्र में उस खोज के माध्यम से उन्होंने क्रांति ला दी। अब वो धातुकर्म में खोज क्या थी, देखिए इस क्रांति का प्रारंभ है 1709 में प्रथम इब्राहिम डर्बी के द्वारा हुआ, और इनका समयकाल माना जाता है 1677 से 1717 तक का। द्वारा किए गए आविष्कार से हुआ ये धमन भट्टी ब्लास्ट फ्यूरेंस का आविष्कार था, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। अब कोक क्या है, देखिए कोक से तात्पर्य है कि लोहे का कोयला, सॉरी लोहे का नहीं, पत्थर का कोयला, गलती हो गई इधर। कोक से तात्पर्य है पत्थर का कोयला, जिसमें थोड़ा सा लोहे का अंश भी हुआ करता था। ठीक है, ये पत्थर का कोयला हुआ करता था, और ये पत्थर का कोयला बहुत ही उच्च ताप देता था, और इससे आसानी से लोहा या पिघल जाता था, और साथ ही साथ ये लंबी आयु वाला होता था, यानी ये लंबे समय तक धधकता रहता था, लंबे समय तक ये जलता रहता था, और इस प्रकार से ये काठ कोयले की अपेक्षा या चारकोल की अपेक्षा ये जो है पत्थर का कोयला या ये कोयला है वो ज़्यादा उपयोगी था, ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इब्राहिम डर्बी के परिवार ने इस कोक कोयले को खोज निकाला। ये धमन भट्टी का आविष्कार था, और जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी। वह पत्थर के कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। ये पत्थर के कोयले से ही तैयार किया जाता था। ये इस आविष्कार का फल ये हुआ कि तब से भट्टियों को काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, कि जब ये आविष्कार हो गया इब्राहिम डर्बी के द्वारा, तो अब जो काठ कोयला जो उनके प्रयोग में लिया जाता था उस पर उनको निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई अब की जा सकती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोहा है इन्होंने शुद्ध बनाना तैयार किया। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कोक कोयला है, कोक कोयले के लिए यहाँ पर ये धमन भट्टियाँ चल रही है। यहाँ धमल भट्टियों के माध्यम से यहाँ पे कोक कोयले को साफ सुथरा या शुद्ध रूप है यहाँ पे निकाला जा रहा है, और इसके माध्यम से यहाँ पर ये उद्योग है वहाँ चल रहे हैं। तो इसमें डर्बी फैमिली या डर्बी परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। प्रथम डर्बी, द्वितीय डर्बी और थर्ड डर्बी या तीसरा डर्बी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इंग्लैंड का वो फोटो देख सकते हैं, वो पिक्चर देख सकते हैं जो कि श्रापशायर का हो सकता है, जो कि शहर है, और यहाँ पर डर्बी परिवार ने धमन पट्टियों का आविष्कार है वो किया है। ये भी इंग्लैंड का नज़ारा है। और ये देखिए यहाँ पे कोलब्रुकडेल के बारे में लिखा है। कोलब्रुकडेल का एक शहर है, कोलब्रुकडेल सॉरी वहाँ का इंग्लैंड का। धमन भट्टियाँ यहाँ पर ये लगाई गई है, और बाएं और मध्य भाग में, और काठ कोयले की भट्टियाँ दाएं, दोनों तरफ भट्टियाँ हैं ये चल रही है। और भट्टियाँ एफ वाइवर्स द्वारा की गई चित्रकारी, ये एक चित्रकार है वाइवर्स, उन्होंने इसका चित्रकारी है वो की है कि दोनों प्रकार की भट्टियाँ यहाँ पर चल रही है। दमन भट्टियाँ भी चल रही है और काठ कोयला की भट्टियाँ भी यहाँ पे चल रही है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर इसका आविष्कार हो रहा था। यहाँ पर कोलब्रुकडेल है, यही जो है जो शहर है, इसके अंदर जो डर्बी थर्ड था उन्होंने कोलब्रुकडेल के यहाँ पर ढलवा लोहे का पुल है उन्होंने बनाया है, और विलियम द्वारा चित्रकारी है इसकी की गई है। तो हम पुल को देख सकते हैं, ये वाला पुल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपके, ये पुल है यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये पहला जो है लोहे का पुल है वो ढलवा लोहे से जो है बनाया गया था। और इस आगे चलकर इलाका ये आयरन ब्रिज नामक गांव के रूप में विकसित हो गया। ये यहाँ पर बनने वाला पहला आयरन ब्रिज था, और ये लोहे का पुल, इसके आधार पे ये जगह तो थी कोलब्रुकडेल, ठीक है, लेकिन बाद में इसकी पहचान है वो आयरन ब्रिज, यानी इस लोहे के ब्रिज के आधार पे, इस लोहे के पुल के आधार पे इस पूरे गांव का नाम ही आयरन ब्रिज पड़ गया। तो इस प्रकार से ये ब्रिज है वो उन्होंने बनाया था, ब्रिज यानी पुल। अब देखिए आगे, तो ये आविष्कार उन्होंने यहाँ पर किया, और इस प्रकार से जो है अब उन्हें काठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इन भट्टियों से जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी, कि इनसे जो पिघला हुआ लोहा जो धमन भट्टियों के अंदर जो कोक कोयला उपयोग करके जो लोहा जो तैयार किया जाता था उसमें अच्छे से सुंदर लोहा या अच्छा लोहा शुद्ध लोहा निकलता था, और लंबी ढलाई की जा सकती थी, उन्हें ढाला जा सकता था, उन्हें शुद्ध रूप करके उनका रूप है, उनको स्वरूप है वो दिया जा सकता था। इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कारों का द्वारा आगे और सुधार किया गया। द्वितीय डर्बी यानी प्रथम डर्बी के बाद द्वितीय डर्बी, पिता पहले दादा और फिर पुत्र या पिता सॉरी, तो पिता है जिसमें द्वितीय डर्बी का नाम आता है, जिनका समय काल है 1711 से 1768 ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। ढलवा लोहा यानी जो कच्चा लोहा था, पिग आयरन जिसे कहा जाता है, कच्चा लोहा। अब उस कच्चे लोहे से उन्होंने पिटवा लोहा यानी जो शुद्ध लोहा निकाला जाता है, शुद्ध लोहे का विकास है उन्होंने किया, कि किस प्रकार से लोहे को पिघला कर लोहे का शुद्ध रूप है वो निकाला जा सकता है, जो कि कम भंगुर था। भंगुर यानी टूटना, कम टूटने वाला यानी कि मजबूत लोहा था। हेनरी कोट ने 1740 से 1823 का समय माना जाता है, ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। आलोडन भट्टी या पोखर भट्टी या पलटनी भट्टी भी कहा जाता है, और इस भट्टी में जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जाता था। इस भट्टी के अंदर जो लोहा पहले तो उच्च ताप पर कोयले से पिघला दिया जाता था, और फिर जो पिघला लोहा होता था उसमें से जो गंदगी या कचरा है वो सब बाहर निकाला जाता था, और लोहे को शुद्ध करके फिर तैयार किया जाता था। तो ये पिटवा लोहा बनता था, या फिर इसमें जिस भट्टी में इसको तैयार किया जाता था उस भट्टी का नाम था आलोडन भट्टी। तो इसको दूर किया जा सकता था। इसके बाद बेलन मिल या रोलिंग मिल का आविष्कार भी किया गया। इसमें परिशोधित लोहे से छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। परिशोधित यानी शुद्ध लोहा, जो शुद्ध किया गया लोहा था, उस लोहे से छड़े यानी जो है डंडे टाइप, विभिन्न प्रकार की छड़े, सरिये जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सरिये या छड़े तैयार करने के लिए भाप की शक्ति का इस्तेमाल भी किया जाता था। अब लोहे से अनेकानेक उत्पाद बनाना संभव हो गया, चूँकि लोहे में टिकाऊपन अधिक था। टिकाऊपन यानी लंबे समय तक टिकने वाला, इसलिए इसे मशीनें और रोज़मर्रा की चीज़ें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री माना जाने लगा, कि लोहा वो ज़्यादा टिकाऊ था, और ऐसे में अगर मशीनों में भी इसका
प्रयोग किया जाए तो उपयोगी था, और साथ ही साथ में लकड़ी और लोहे की दोनों में अगर तुलना की जाए तो लकड़ी से लोहा कहीं ज़्यादा जो है ताकतवर था, कहीं ज़्यादा जो है बेहतर साबित हो रहा था। लकड़ी तो जल या कट सकती थी, लेकिन लोहे के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म को नियंत्रित किया जा सकता है। लकड़ी है वो लोहे की अपेक्षा कम जो है सुंदर तो होती है, लेकिन फिर भी लोहे की अपेक्षा कम जो है बेहतर सामग्री थी। तो ये जल जाने पर खराब हो जाती थी, कट फट सकती थी, पानी के कारण भी खराब हो सकती थी। लेकिन लोहा ऐसा था जिसमें ये लंबा और टिकाऊ हुआ करता था, और शुद्ध लोहा और अधिक टिकाऊ हुआ करता था। 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन, प्रश्न भी पूछा जाता है, जॉन विल्किंसन जिनका समय काल माना जाता है 1728 से 1808 ने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियाँ, अब प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लोहे की कुर्सियों का आविष्कारक कौन था, तो याद रखना है जॉन विल्किंसन। इसके अलावा आसव और शराब की भट्टियों के लिए टंकियाँ और लोहे की सभी आकारों की नलियाँ भी उन्होंने बनाई। आसव यानी तरल पदार्थ, किसी भी प्रकार का तरल हो सकता है, और शराब जो कि उस समय ब्रिटेन के अंदर चलती थी, ब्रिटेन फ्रांस वहाँ की शराब है जो है अंगूरी शराब वगैरह, तो वहाँ की शराब भी फेमस थी। तो इन सबको भरने के लिए उन्होंने लोहे की टंकियाँ या वॉट्स बनाए, और लोहे के सभी आकारों की नलियाँ भी बनाई। उन्होंने सभी प्रकार के पाइप भी बनाने का प्रयास है वो किया, नलियाँ बनाई या पाइप बनाए, छोटे बड़े, और इस प्रकार से। 1779 में द्वितीय डर्बी, जिनका समयकाल माना जाता है 1750 से 91 तक का, ने विश्व में पहला लोहे का पुल है कॉलब्रुकडेल में सेवन नदी पर बनाया था। कॉलब्रुकडेल नामक स्थान जो था वहाँ पे सेवन नदी बहा करती थी, उसके यहाँ पर उन्होंने कॉलब्रुकडेल जो है नामक है वो पुल बनाया। विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस से को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई थी। तो यहाँ पर दो आविष्कार, दो क्या 4-5 आविष्कार हुए हैं। एक तो कॉलब्रुकडेल जो कि हमने अभी जो है पिक्चर देखी है कॉलब्रुकडेल की, ये तो कॉलब्रुकडेल नामक जो है सेवन नदी के किनारे ये नदी बह रही है। इस नदी के किनारे जो पहला आयरन ब्रिज है वो बनाया गया था। ये आयरन ब्रिज तृतीय डर्बी के माध्यम से बनाया गया था। तो ये हमने कॉलब्रुकडेल नामक जगह देखी, और इसकी पहचान है वो आयरन ब्रिज के नाम से होगी। इसके साथ ही हमने जो है ये धमन भट्टी के रूप को भी देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से धमन भट्टियों को के अंदर लोहा है वो पिघलाया जाता था, और उसके बाद शुद्ध या परिष्कृत लोहा है वो बाहर निकाला जाता था। और इसके अलावा काठ, कोयला वगैरह भी यहाँ पर जो है उत्पादित किया जाता था। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है उद्योग है वो पनप रहे थे। और ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कॉलब्रुकडेल क्या है, या कॉलब्रुकडेल में सेवन नदी के तट पर कौन सा जो है पुल बनाया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 40 मील लंबी लोहे से पानी की पाइपलाइन है वो बिछाई गई थी, और इसमें पानी जो है पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी को सप्लाई करने के लिए ये बनाई गई थी। उसके बाद लोहा उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन तथा लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया। अब यहाँ पर ब्रिटेन में लोहा भरपूर मात्रा में था, कोयला भी भरपूर मात्रा में था, आविष्कारक भी थे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर लोहा प्रगलन की मिलीजुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया, यानी लोहा प्रगलन या लोहे को पिघलाया जाने लगा दोनों तरफ से, काठ कोयले से भी और जो है कोक कोयले से भी। और इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में कोयले का कार्य है वो कोयला और लोहे का कार्य है यहाँ सुचारू रूप से चलने लगा था। ये ब्रिटेन का सौभाग्य था कि ये उनके लिए सही समय था कि वहाँ एक ही द्रोणी क्षेत्र में, यानी वहाँ बेसिन जो एक ही ये दोनों चीज़ें हैं वहाँ पे मिल जाती थी। यहाँ तक कि एक ही पट्टियों में उत्तम कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च स्तर का लोह खनिज भी यहाँ पर साथ साथ पाया जाता था। ये द्रोणी क्षेत्र पत्तनों के पास ही थे। देखो ये ब्रिटेन की बहुत ही जो है अच्छी स्थिति थी। ये पतन यानी अगर हम ब्रिटेन की स्थिति को देखें तो जो है अटलांटिक सागर है, अटलांटिक सागर के साथ ही ये बहुत सारे जहाज इन पतनों की तरफ आते थे, और जो लोहा या कोयले की खदानें थी या खानें थी वो भी इनके इन आसपास के क्षेत्रों में ही थी। तो यहाँ पर लोहा और कोयला दोनों ही पास पास होने के कारण ब्रिटेन में आविष्कार है तीव्र गति से हो रहे थे। शुद्ध लोहे का निर्माण हो रहा था, अनेक प्रकार की मशीनें बनाई जा रही थी, अनेक प्रकार के आविष्कार हो रहे थे, पुल बनाए जा रहे थे, पाइप बनाए जा रहे थे, सरिये बनाए जा रहे थे, लोहे की अनेक प्रकार की चीज़ें या वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही जगह पर अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरियों पर ही मौजूद थे। तो ये ब्रिटेन का भाग्य था कि उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल थी। अगर हम ब्रिटेन की फ़ोटो को देखें या पिक्चर को देखें जो कि आपकी बुक के अंदर दी गई, तो ब्रिटेन की वैश्विक लेवल पर स्थिति है, ये ब्रिटेन है। इसमें कुछ हिस्सा है वो आयरलैंड वगैरह का नहीं दिया गया है।
तो ग्रेट ब्रिटेन जिसे कह सकते हैं, स्कॉटलैंड ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंग्लैंड, और फिर इसके बाद इधर वेल्स आ जाता है, ये वेल्स का पोर्शन है। तो ये पूरा इंग्लैंड है। उसके बाद इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये आयरलैंड आ जाता है। तो यहाँ पे इसका फोटो है वो पूरा नहीं दिया गया है। तो ये हम ब्रिटेन की स्थिति को देख सकते हैं। हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे कि ब्रिटेन के नए नए शहर है, न्यूकैसल है, यॉर्कशायर है, मैनचेस्टर, लिवरपूल है, शेफील्ड है, स्टाफशायर है, बर्मिंघम है, और वेल्स है, ब्रिस्टल है, लंदन है। ये सब ब्रिटेन के बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिटेन की सिचुएशन को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर ब्रिटेन को हम देखें तो यहीं से ये अटलांटिक सागर है। इस अटलांटिक सागर के माध्यम से ब्रिटेन का व्यापार है वो एशियाई देशों की तरफ या अमेरिकी देशों की तरफ होता था। अब देखिए, तो वहाँ ऐसे 5 तटीय कोयला क्षेत्र थे ब्रिटेन के अंदर, यानी तटीय इलाकों के ऊपर ही कोयले मिल जाते थे, और अपने उत्पादों को लगभग सीधे ही जहाज़ों में लदवा सकते थे, यानी वहाँ से निकाल के सीधे जहाज़ों में डालकर उसे ले या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। चूँकि कोयला क्षेत्र समुद्र तट के पास ही थे, इसलिए जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार भी खूब बढ़ा। ठीक है, नौ परिवहन यानी नौका क्षेत्र में या समुद्री क्षेत्र में व्यापार भी काफ़ी हुआ। ब्रिटेन के लौह उद्योग ने 1800 से 1830 के दौरान अपने उत्पादन को चौगुना बढ़ा लिया। इन 30 वर्षों के अंतर्गत ही ब्रिटेन ने जो है लौह क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि कर ली, चौगुना व्यापार बढ़ा लिया, और उसका उत्पादन पूरे यूरोप में सबसे सस्ता था। अब ब्रिटेन की स्थितियाँ यहाँ अनुकूल थी। ब्रिटेन में भरपूर मात्रा में कोयला मिल रहा था, भरपूर मात्रा में लोहा मिल रहा था, आविष्कारक थे, तो ऐसे में अब यहाँ पर लोहा भरपूर मात्रा में था, और ये यूरोप में सबसे सस्ता इसका उत्पादन ब्रिटेन के अंदर होता था। 1820 में एक ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की ज़रूरत होती है। ये समय है कि शुरू में जब ढलवा लोहा बनाया जाता था तो यहाँ पर जो पिघलाने की जो प्रक्रिया होती थी तो उसमें 8 टन कोयला है वो लगता था, किंतु लेकिन समय पलटा और 1850 तक आते आते ये मात्रा घट गई और मात्र केवल 2 टन कोयले से ही 1 टन ढलवा लोहा है वो बनाया जाने लगा। 1848 तक स्थिति ये आई कि ब्रिटेन द्वारा पिघलाए जाने वाले लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा कुल मिलाकर पिघलाए जाने वाले लोहे से अधिक थी। तो ये परिस्थितियाँ ब्रिटेन के अनुकूल थी। यहाँ पर भरपूर मात्रा में कोयला और लोहा उत्पादन था, और यहाँ पर उस लोहे का उपयोग भी उसी तरीके से किया जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटेन में ये स्थितियाँ होगी कि विश्व के सभी बाज़ारों में ब्रिटेन में सबसे अधिक लोहा उत्पादन था और लोहे की शुद्ध मात्रा मौजूद थी। अगर हम ब्रिटेन की गूगल मैप को देखें ब्रिटेन की स्थिति को, तो देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, और ये ब्रिटेन है जिसमें स्कॉटलैंड है, और फिर ये ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ, ये इंग्लैंड है, और ये वेल्स है। तो ये ब्रिटेन का प्रदेश है। यहाँ पे तो एक जैसी व्यापारिक दशाएं, एक जैसा जो है मुद्रा प्रणाली, एक जैसा शासन तंत्र, और इसके बाद ये भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है। नॉर्थ जो है आयरलैंड है ये, और ये ब्रिटेन के अधिकार में था। ब्रिटेन की जो अगर आपने नाम सुना हो ब्लडी मैरी, तो ये ब्लडी मैरी जिसे मैरी थी जो है हेनरी अष्टम जो है ब्रिटेन का शासक था, हेनरी अष्टम, उनकी पुत्री थी मैरी, नाम तो मैरी था, और मैरी ने कुछ उसके मन में कुछ ऐसी धारणाएं बन गई थी जिसके कारण उसने बहुत सारे जो है प्रोटेस्टेंटवादियों को मौत की घाट है वो उतार दिया था। तो इसके कारण जो उसने प्रोटेस्टेंटवादियों की हत्या कर दी, जो कि इंग्लैंड का पहले इंग्लैंड कैथोलिक धर्म को मानने वाला था, कैथोलिक ब्रांच का मानने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं रही, तो उसके कारण उसके मन में प्रोटेस्टेंटवाद के खिलाफ है वो धारणा बन गई कि वो उनसे नफरत करने लगी थी, और इसके कारण फिर इसकी जो है मैरी की जो इमेज है वो ब्लडी या रक्तपात करने वाली मैरी बन गई। तो यही ब्लडी मैरी है जिसको ब्रिटेन ने, जो हेनरी अष्टम ने अपनी पुत्री को
जो है ये आयरलैंड की जागीर है वो दी थी। तो ये भी ब्रिटेन का ही हिस्सा माना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये ही ब्रिटेन है पूरा, जो वैश्विक मानचित्र पर भी हम देख सकते हैं। तो ये ब्रिटेन, और इसी के बारे में हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ की कौन कौन सी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी, इसको हमने समझा है। तो आज का हमारा जो बिंदु था कोयला और लोहा और यहाँ के शहरों के बारे में हमने जाना। ठीक है, ये तो आज का हमारा पॉइंट था। धन्यवाद।